तो बच्चों आपका वेलकम है मैराथन सीरीज में। और मैराथन सीरीज में हम लोग लॉ सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। पहले लॉ सब्जेक्ट में अलाइड लॉज यानी जितने भी अदर लॉ हैं कंपनीज एक्ट के अलावा उन सब के बारे में हम बात करेंगे। इनमें सबसे पहले जो हमारे पास में एक्ट है वो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट, और बड़ा ही जो है पुराना एक्ट है, तो बहुत क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट में बहुत सारी चीजें हमारे पास पढ़ने के लिए हैं, जैसे फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, वर्कर का मतलब क्या है। बट सबसे बड़ी बात है फैक्ट्रीज एक्ट बना क्यों। फैक्ट्रीज एक्ट बना हुआ है बेसिकली इसलिए कि जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे उनके वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, उनके एनुअल लीव्स कितनी मिलनी चाहिए, उनको उनके लिए सेफ्टी के अरेंजमेंट्स क्या होने चाहिए, या फिर उनके फैसिलिटीज उनको और क्या मिले, उनके हेल्थ के लिए क्या मैटर्स हो। बच्चों को अगर फैक्ट्री में काम करना है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। फैक्ट्री में कुछ अगर दुर्घटना घटती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, या दुर्घटना से बचने के लिए क्या। इन सब के लिए फैक्ट्रीज एक्ट बनाया गया जिससे कि किसी के भी राइट्स का वायलेशन ना हो। लेकिन अब इन सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है फैक्ट्री का मतलब क्या होता है। तो फैक्ट्री का मतलब होता है ऐसी कोई भी प्रीमाइसेस जिसमें, उसमें प्रीमाइसेस की जब हम बात करते हैं तो प्रीमाइसेस में इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट्स, उसके जो आसपास का एरिया, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि एक बड़ी सी लैंड है और लैंड में बीच में फैक्ट्री है, यानी प्रीमाइसेस जो दिख रही है वो बिल्कुल बीच में है। उसके चारों तरफ खाली एरिया पड़ा हुआ है, तो ये जो खाली एरिया पड़ा है इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट्स देयर ऑफ। यानी फैक्ट्री का मतलब खाली वो प्रीमाइसेस नहीं है, उस प्रीमाइसेस के साथ साथ उस प्रीमाइसेस के साथ जो जुड़ा हुआ एरिया है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स, वो भी शामिल है। तो फैक्ट्री का मतलब वो प्रीमाइसेस और प्रेसिडेंट्स जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी होता हो। यानी अब ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, इस पिक्चर में जो बीच में प्रीमाइसेस दिख रही है, यदि इस प्रीमाइसेस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी होता है तो इस प्रीमाइसेस और इसके आसपास के पूरे एरिया यानी जो बाउंड्री के अंदर है प्रेसिडेंट्स, इस पूरे को क्या बोला जाएगा, फैक्ट्री बोला जाएगा। इसको तो बोला जाएगा ही, इसके साथ में जो आसपास का एरिया आपको दिख रहा है इसे भी प्रेसिडेंट्स की ही, इसको भी फैक्ट्री की कैटेगरी में बोलेंगे। यानी इसके इधर भी कोई बंदा काम कर रहा होगा तो वो यही माना जाएगा फैक्ट्री में। लेकिन किसी भी प्रीमाइसेस को फैक्ट्री मानने के लिए इतना काफी नहीं है, एक और कंडीशन साथ में है, कम से कम 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय काम करें। अगर फैक्ट्री पावर को यूज करके काम करती है, पावर को यूज करके काम करने का मतलब है जो है ना, पावर मतलब लाइट का यूज करके काम करते हैं। लाइट में दो चीजें, एक तो इलेक्ट्रिसिटी, एक पावर। इलेक्ट्रिसिटी तो मशीनों को चलाने के काम में नहीं आती, पावर वर्ड है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी, बट जब हैवी पावर सोर्स होता है जिससे मशीनें वगैरह चलाई जा सकती है उसको बोलते हैं पावर। और अगर कोई फैक्ट्री बिना पावर के काम करती है, विदाउट एड ऑफ पावर काम करती है, तो कम से कम 20 या उससे ज्यादा वर्कर काम करते हो। यानी एक साथ 3 कंडीशन हमारे पास में हो गई। कंडीशन 3 नहीं है, कोई भी प्रीमाइसेस जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी होता हो एंड जिसमें 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो, अगर फैक्ट्री में पावर का यूज होता है, और अगर फैक्ट्री में पावर का यूज नहीं होता तो मिनिमम 20 और एटलीस्ट 20 और मोर एम्प्लॉयज उसके अंदर काम करने चाहिए। यदि इतने लोग हैं तो ही उस प्रीमाइसेस को और उसके साथ जुड़े हुए प्रेजेंट्स को क्या माना जाएगा, फैक्ट्री माना जाएगा, वरना फैक्ट्री नहीं माना जाएगा। अब सवाल यहां पर आता है कि फैक्ट्री में और क्या क्या चीजें शामिल होती है या नहीं होती। तो देखो फैक्ट्री में ऐसा है जी, रेलवे रनिंग शेड शामिल नहीं होती, माइंस को शामिल नहीं किया जाता, मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड होटल्स, ईटिंग प्लेसेस लाइक रेस्टोरेंट, उन्हें भी शामिल नहीं किया जाता। यानी ये एक्सेप्शन है, ये फैक्ट्री की कैटेगरी में नहीं आते। हमारे लिए भी एक बड़ा मुद्दा रह जाता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब क्या है। आपने ऊपर लिखा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की एक डेफिनेशन हमारे पास में है जिसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए। तो देखें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मेकिंग, किसी भी जगह में या किसी भी प्रीमाइसेस में अगर मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, डिमोलिशिंग और अदरवाइज ट्रीटिंग एनी आर्टिकल विद अ व्यू टू इट्स यूज, सेल और ट्रांसपोर्ट है, या पंपिंग द ऑयल और वाटर और सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस, generating, transforming or transmission of the power, composing type of printing, printing by letterpress or lithography, photogravure or any other similar process, or book building, constructing or reconstruction, repairing, finishing or breaking of the ships and vessels, और प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज। ये सब में से कोई भी काम होता हो तो उसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोला जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर जनरली सवाल नहीं पूछा जाता, तो इतनी चिंता की कोई बात नहीं।
व्हाट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं बोलना है, जैसे फिल्म प्रोसेसिंग है अगर उसकी एग्जीबिशन है, इंडस्ट्रियल स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, जो जैसे आईटीआई होते हैं, आईआईटी नहीं आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, वो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, वहां पे काम देख के ऐसा लगता होगा कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लेकिन होता नहीं। Receiving a news from the various sources on a reel in a teleprinter, right, in a newspaper office, or preliminary packing of raw material, finished goods and packing thereof, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कैटेगरी में नहीं काउंट किए जाते, तो इन्हें मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोला जाता। अब फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की एज के बारे में बात करें, उनको वर्कर बोला जाता है। वर्कर को हमने 3 कैटेगरी में बांटा। एक तो है एडल्ट। एडल्ट वो व्यक्ति है जिसकी एज 18 या उससे ज्यादा है। अब वो मेल हो या फीमेल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 18 से कम है, ध्यान रहे 18 के होते ही आप एडल्ट बन जाते हैं, तो आप 18 से कम है लेकिन 15 या 15 से ज्यादा है तो उसको एडोलसेंट बोला जाता है, जिसकी एज 15 साल है या उससे ज्यादा है बट 18 साल से कम है तो एडोलसेंट। और अगर किसी बच्चे की एज 15 से भी कम है देन इज नोन एज अ चाइल्ड। चाइल्ड और एडोलसेंट को कॉमनली क्या बोला जाता है, यंग पर्सन बोला जाता है। कॉमनली दे आर नोन एज अ यंग पर्सन, राइट। अभी 3 कैटेगरी क्यों बनाई इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि 3 कैटेगरी क्यों है, क्योंकि अकॉर्डिंगली ही टाइम है लिमिट, काम कितनी देर करना है फैक्ट्री के अंदर। खैर, तो वो उसके बारे में डिफरेंशिएट करने के लिए 3 कैटेगरी बनाई गई है। अभी हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आता है वर्कर का। वर्कर का मतलब क्या है, तो वर्कर का मतलब ऐसा कोई भी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर और थ्रू एनी एजेंसी और कॉन्ट्रैक्टर। हम पहले भी जो है इस बात को जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं, या आगे आप जो एक्ट आएंगे उनके अंदर भी हम ये बात को चर्चा करेंगे, तो आप जरा ध्यान सुनिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब भी हम वर्कर की बात करें किसी भी एक्ट में, फैक्ट्रीज एक्ट हो, पीएफ एक्ट हो, ईएसआई एक्ट हो, ग्रेच्युटी एक्ट हो, इससे कभी भी फर्क नहीं किया जाना चाहिए कि वो काम क्या करता है, एक बात। दूसरी बात, जहां तक फैक्ट्री एक्ट की बात है तो फैक्ट्री में जो वर्कर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बंदा चाहे फैक्ट्री ओनर ने खुद ने अपॉइंट करा हो या फिर उसे किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगाया गया हो, उसके भी अधिकार वही होंगे जो कि फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति जिसको कुछ ओनर ने लगाया हो। यानी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉइज रखे हो तो ऐसा नहीं है कि उनके अधिकारों में कोई कम, बिल्कुल बराबर। और फैक्ट्रीज एक्ट तो कहता है ये वर्कर का मतलब कोई भी पर्सन, चाहे एम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉयर हो या थ्रू एनी एजेंसी यानी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो, राइट। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो ओनर है उसको तो पता भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत सारे सुपरवाइजर है, उनको अधिकार होता है कि आपको जरूरत पड़े तो मजदूरों को रख लेना कॉन्ट्रैक्ट पे। तो कल को कोई एम्प्लॉयर ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचेगा कि भैया मुझे तो पता ही नहीं था। हमने कहा कोई भी पर्सन हु इज वर्किंग इन द फैक्ट्री employed by employer himself or या फिर through any contractor and whether it is known to the main person or not, whether for remuneration or not, अगर आप उसे रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे, बदले में कुछ खाने पीने की चीजें दे रहे, तो वो भी अपने आप में, कई होते हैं वर्कर ऐसे जिनको रहने के लिए जगह मिल गई, खाना मिल रहा है, बढ़िया सब, वो हैप्पी। एंड फॉर डूइंग वर्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एनी प्रोसेस इंसिडेंटल और कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप काम क्या कर रहे हो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो वो या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कनेक्टेड है, इंसिडेंटल है, उससे जुड़ा हुआ है, समझे आप। तो यानी एम्प्लॉय का मतलब या वर्कर का मतलब एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर और थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्टर, वेदर नोन टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और नॉट, एंड वेदर सच पर्सन इज वर्किंग फॉर रेम्यूनरेशन और नॉट, एंड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एनी फंक्शन इंसिडेंटल टू और कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग। अब ये सब इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। कुछ हम आपको ऐसे लोग बता रहे हैं जो आपको देखकर हो सकता है एक बार के लिए ऐसा लगे कि मैन्युफैक्चरिंग में तो इनका कोई रोल ही नहीं है, लेकिन आप ऊपर एक बात पढ़कर आए थे कि हमने फैक्ट्री में खाली उस प्रीमाइसिस को शामिल नहीं करा, हमने कहा वो जो प्रेजेंट्स हैं यानी जो आसपास का एरिया है उसको भी फैक्ट्री में शामिल करना है, यानी वो फैक्ट्री के एम्बिट से बाहर नहीं आता। तो टेक्निकली अगर कोई बंदा काम कर रहा है वहां, जैसे गेट कीपर है जो कि फैक्ट्री की गेट पे खड़ा है, या पर्सन जो मशीनों की क्लीनिंग कर रहा है, या टाइम कीपर जो कि वर्कर्स के आने जाने का टाइम, मतलब अब ये देखो अगर आप इन लोगों को देखोगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग जैसा कोई काम नहीं कर रहे। गेट कीपर बाहर खड़ा है, मशीन साफ कर रहा है, प्रोसेसिंग नहीं कर रहा। टाइम कीपर रिकॉर्ड ही तो रख रहा है कौन सा वर्कर कितने बजे आया कितने बजे गया, या हेड टाइम कीपर जो टाइम वर्कर है बहुत सारे उनके ऊपर रखता है नजर, या मुनीम हु मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ वेजेस पेड, ये सब भी वर्कर के एम्बिट में आते हैं सब। और एम्प्लॉय एंगेज इन कैंटीन ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री की कैंटीन में काम करने वाला व्यक्ति भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्कर के एम्बिट में आएगा। एक बड़ा ऑड सा प्रोविजन है जो कि किसी केस लॉ का है। उन्होंने बोला कि वो जो जहां पे फैक्ट्री में गैस वगैरह भरी जाती है सिलेंडरों में, तो वो जो खाली ट्रेंचेस होते हैं यानी वो खाली सिलेंडर्स है, उनको फैक्ट्री में ट्रक से उतार के फैक्ट्री के अंदर ले जाना और फैक्ट्री में से अंदर भरे हुए सिलेंडर को लाके
ट्रक में लोड करना या बाहर रखना, उनको वर्कर नहीं माना जाएगा। मैं पर्सनली बोलूं तो ये मुझे लगता है कि काफी हद तक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप गार्डनर को मान रहे हो, आप टाइम कीपर को मान रहे हो, आप मुनीम को मान रहे हो, सबको तो आप वर्कर मान रहे हो, और वो आदमी जो मेन काम कर रहा है उसको नहीं मान रहे। खैर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्यूपायर। ये ऑक्यूपायर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली फैक्ट्री में जो भी प्रोविजन अभी हम इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं, सेफ्टी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सबकी जिम्मेदारी ऑक्यूपायर की। तो ऑक्यूपायर का मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास फैक्ट्री के अफेयर्स का अल्टीमेट कंट्रोल हो। जनरली अगर हम बात करें, कोई फैक्ट्री अगर किसी फर्म, ईओपी या बीओआई के पास है, तो जो पार्टनर है या मेंबर है वो ऑक्यूपायर माने जाएंगे। अगर फैक्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने जिस भी पर्सन को अपॉइंट करा है उस फैक्ट्री के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, वो बंदे को क्या माना जाएगा? ऑक्यूपायर। कंपनी अगर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एचयूएफ में करता, प्रोप्राइटरी फर्म में प्रोप्राइटर, ये सब क्या कहलाएंगे? ऑक्यूपायर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एंटिटी। उसके बाद में नोटिस बाय द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री विच वर्क थ्रू आउट द ईयर। अब चूंकि ऑक्यूपायर है, सारी जिम्मेदारी ऑक्यूपायर की है, तो जो भी अथॉरिटी है जो कि इस फैक्ट्रीज एक्ट को अप्लाई करवाएगी, जिसके ऊपर इस फैक्ट्रीज एक्ट को इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी है, उस तक ये सूचना पहुंचनी चाहिए कि कौन सा बंदा किस फैक्ट्री में कौन बंदा ऑक्यूपायर है। तो हमने बोला जो फैक्ट्री पूरे साल भर काम करती है, ऑक्यूपायर शेल सेंड अ नोटिस टू अथॉरिटी एटलीस्ट 15 डेज बिफोर ही और शी विल ऑक्यूपाई। जिस दिन ही आप फैक्ट्री के ऑक्यूपायर बने उससे 15 दिन के अंदर अंदर उस अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें, यानी जो जिसके पास में चार्ज है। जनरली हर सिटी का जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर, वही अथॉरिटी होता है, वो इंस्पेक्टर के तौर पे काम करता है, उसको आपको इन्फॉर्म करना है। अब ये तो आपको तभी देना जब ऑक्यूपायर चेंज हो, यानी ऑक्यूपायर चेंज हुआ तो फिर 15 दिन। अब ऑक्यूपायर 10 सालों से वही लगा हुआ है तो कुछ भी नहीं करना आपको। यदि 10 सालों से वही ऑक्यूपायर लगा हुआ है तो कुछ नहीं करना, एक बार नोटिस दे दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है। सीजनल फैक्ट्री है तो उसमें ये वाला प्रोविजन तो लगेगा ही, यानी जब भी नया ऑक्यूपायर आएगा वो। लेकिन इसके अलावा एक प्रोविजन उन्होंने और डाला है कि सीजनल फैक्ट्री चूंकि पूरे साल भर काम नहीं करती, तो जितनी बार वो काम चालू करेगी, उससे 30 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना है। यानी आप समझो यहाँ दो नोटिस, एक तो जब ऑक्यूपायर आया तो चेंज होगा, जब भी ऑक्यूपायर वो तो देना ही ऊपर वाला नोटिस। इसके अलावा जो ऑक्यूपायर है जिसके बारे में पहले से पता है, वो जब भी फैक्ट्री चालू करेगा, क्योंकि सीजनल है ना, होती है नहीं होती है, होती है नहीं होती है, तो जैसी फैक्ट्री चालू होगी उसके बाद में वो इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है कि भैया हमने फैक्ट्री 30 दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे, मतलब कि हम फैक्ट्री चालू करने वाले हैं। ठीक है। अब इस नोटिस में क्या क्या कंटेंट जाता है, इस नोटिस में कंटेंट क्या क्या जाएगा, देखो। नेम एंड द सिचुएशन ऑफ फैक्ट्री, सिचुएशन का मतलब एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस और बिल्डिंग, वो बिल्डिंग जिसमें चल रही है, अभी ओनर की खुद की है तो खुद का नाम, किराए की बिल्डिंग पर है तो किराए के उस मालिक का नाम। एड्रेस एट विच कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू द फैक्ट्री शुड बी सेंट, कौन से एड्रेस पर फैक्ट्री से रिलेटेड आपको नोटिस वगैरह भेजने हैं। नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी कैरिड आउट इन द फैक्ट्री इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, अगले 12 महीने में आप फैक्ट्री में क्या काम करने वाले हैं। द टोटल रेटेड पावर इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री, आपकी फैक्ट्री में जो टोटल मशीन है उनकी कितने हॉर्स पावर की मशीनें लगी हुई हैं, इसमें उस मशीन की कैपेसिटी को मत जोड़ना जो कि मशीन स्टैंड बाय प्लांट है। जनरली क्या होता है, एक छोटा प्लांट अलग लगा के रखते हैं कि अगर बड़ा प्लांट काम नहीं कर पाता या बंद हो जाता है किसी परिस्थिति में, तो छोटे प्लांट पे काम तो चलता रहे उसको, क्योंकि दोनों प्लांट कभी एक साथ चलेंगे नहीं। नेम ऑफ द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, अगर मैनेजर अलग है तो जनरली ऑक्यूपायर ही मैनेजर का काम करता है, और किसी फैक्ट्री में अगर मैनेजर नहीं है तो ऑक्यूपायर ही मैनेजर होता है। बट बड़ी फैक्ट्री होती है तो ऑक्यूपायर को अपने अंडर में मैनेजर की जरूरत पड़ सकती है, तो उस मैनेजर का नाम। एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स लाइकली टू बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री, कितने वर्कर्स आपको फैक्ट्री में रखने हैं, आगे उनकी भी आपको डिटेल देनी है। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है फैक्ट्री में मेजर्स, जिसके लिए हम लोग ये एक्ट पढ़ रहे हैं बेसिकली, कि फैक्ट्री में वर्कर्स के लिए ध्यान रखने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो 3 चीजों पे फोकस करना है, हेल्थ, वेलफेयर एंड सेफ्टी। इन तीनों के लिए गाइडलाइंस है। जैसे हम लोग अगर फैक्ट्री में वर्कर की हेल्थ की बात करें तो क्या प्रोविजंस है, बड़े सिंपल से प्रोविजंस है। क्लीनलीनेस, देयर शुड बी डेली स्वीपिंग टू रिमूव डर्ट्स, रोज साफ सफाई होनी चाहिए, और सप्ताह में एक बार फर्श को डिसइंफेक्टेंट लाइक फिनाइल वगैरह से क्लीन करो। डोर विंडोज जो कि अगर वुडन या मेटेलिक हैं तो उनको हर 5 साल में एक बार पॉलिश कराना या पेंट कराना। वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स का डिस्पोजल, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर के लिए प्रॉपर जो डस्ट एंड फ्यूम ना हो। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के लिए आपने लगा रखे हो कि ह्यूमिडिटी ना हो, और अगर ह्यूमिडिटी होती है तो उसको हटाने के लिए आपने कुछ अरेंजमेंट कर रखा हो। ओवर क्राउडिंग नहीं हो, और इसके लिए हर वर्कर यानी 2 वर्कर के बीच में जो स्पेस है वो 14.2 क्यूबिक मीटर हो।
लाइटिंग की पूरी व्यवस्था हो, ड्रिंकिंग वाटर हो। ड्रिंकिंग वाटर में इस बात का ध्यान रखा जाए कि पानी में किसी तरह की गंदगी ना हो। देयर शुड बी सुटेबल पॉइंट्स कन्वीनियंट टू ऑल वर्कर्स, अलग अलग जगह अलग अलग आपने जो है उसमें वो पॉइंट्स बना रखे, सुटेबल पॉइंट्स बने हुए हों। No such point should be situated within 6 meters for the washing places or urinals and latrines and spittoons, जहां टॉयलेट्स वगैरह है उससे 6 मीटर की दूरी पर हो। ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट शुड बी मार्क्ड विद ड्रिंकिंग वाटर इन द लैंग्वेज, या जो भी लैंग्वेज वर्कर को समझ में आती हो, पीने का पानी एंड ऑल। In case where the workers are more than 250 workers are ordinarily employed, effective arrangement should be made for cool drinking water, latrines and urinals and spittoons, ये सब प्रॉपर हो। सेफ्टी के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या क्या मेजर्स होने चाहिए फैक्ट्री में, तो फेंसिंग और मशीन्स, अगर मशीन है तो उनके चारों तरफ आपने प्रॉपर फेंसिंग कर रखी हो, मतलब वो बाड़ा बंदी कर रखी हो, जिससे कि कोई भी वर्कर सीधा फैक्ट्री वर्क मशीन के पास ना जा सके या सेफ्टी के साथ जाए। सेफ्टी मेजर्स इन केस ऑफ वर्क ऑन नियर मशीन इन मोशन, चलती मशीन पर काम नहीं करना है, अगर करना है तो सेफ्टी के साथ हो। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन नॉट अलाउड, या फिर उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देकर काम कराएं। स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर, एक इस तरह का स्ट्राइकिंग पावर डिवाइस हो जिसमें कि झटके से नीचे करती पूरी लाइटें बंद हो जाए, ये जनरली हादसे वगैरह के समय के लिए होता है। सेल्फ एक्टिंग मशीन्स ऐसी ना ही हो तो बेहतर। केसिंग ऑफ न्यू मशीन, नई मशीन है उनको प्रॉपरली केस, क्योंकि अभी तक वो चलाना नहीं आता, कोई गलती से चालू कर दे। हॉस्ट एंड लिफ्ट्स, लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स, सामान को ऊपर नीचे ले जाने के लिए लिफ्ट्स वगैरह हो या लिफ्टिंग मशीन्स हो। प्रेशर प्लांट तो पानी वगैरह चढ़ाने के लिए फ्लोर्स एंड स्टेयर्स प्रॉपर होने चाहिए, जिससे कि लोगों को काम करने में दिक्कत ना हो। पिट्स एंड ओपनिंग्स इन फ्लोर नहीं होने चाहिए, गड्ढे वगैरह नहीं होने चाहिए। एक्सेसिव वेट आप नहीं रखेंगे मशीन्स पर या किसी भी चीज पे जिससे कि लोड आए। प्रोटेक्शन ऑफ आईज, state governments by rules require that effective screens or suitable goggles shall be provided for protection of eyes of persons employed। देखो जनरली आप अगर ऐसा कोई भी काम करते हैं जिससे आंखों में किसी भी तरह के पार्टिकल्स या फ्रेगमेंट्स जाने की, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े जाने की संभावना है, या जहां पर एक्सेसिव लाइट होती है वेल्डिंग वगैरह, वहां पर आपको प्रॉपर आई ग्लासेस देने पड़ेंगे। और किस तरह के आई ग्लासेस देने हैं इसको लेकर भी स्टेट गवर्नमेंट प्रोविजन बना सकती है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट आई ग्लासेस के नेचर को लेकर भी बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट इस बात को लेकर भी प्रोविजन बना सकती है कि कौन कौन से फंक्शंस के लिए आपको गॉगल्स देने पड़ेंगे। प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर, ऑल प्रिकॉशंस एंड मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ फायर इनसाइड एंड आउटसाइड द फैक्ट्री। कोशिश करें इस बात के लिए पूरी प्रोटेक्शन हो कि आग लगे ही ना। फायर एस्केप शुड बी प्रोवाइडेड, राइट, दिस शुड बी एडिक्वेट फॉर ऑल एम्प्लॉइज। ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू फाइट, बट आप सब फैसिलिटीज हो, फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह हो। वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग आपको देनी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कभी भी इसके लिए डायरेक्शंस इशू कर सकती है। एंड जो भी चीफ इंस्पेक्टर होगा ना, वो स्टेट वाइज या सिटी वाइज होता है, तो चीफ इंस्पेक्टर के पास राइट है कि वो, उसको लगता है कि अगर किसी भी फैक्ट्री में प्रॉपर मेजर्स नहीं है या इनएडिक्वेट है तो वो फैक्ट्री में इक्विपमेंट्स वगैरह के बारे में भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि किस तरीके से उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी फैक्ट्री में 1000 से ज्यादा वर्कर काम करते हो, या फिर फैक्ट्री में इस तरह का प्रोसेस होता हो जो कि बॉडीली इंजरी या पॉइजनिंग या किसी तरह की बीमारियां, हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है, तो उस केस में सेफ्टी ऑफिसर का होना कंपलसरी है। अगर हम बात करें फैक्ट्री में वेलफेयर के लिए, तो प्रॉपर वॉशिंग फैसिलिटीज हो, फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथ्स, फैसिलिटीज फॉर सेटिंग फर्स्ट एड, हर 150 वर्कर पे एक फर्स्ट एड हो, और अगर 500 से ज्यादा वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं तो एक एम्बुलेंस रूम होना चाहिए अलग से। कैंटीन अवेलेबल हो अगर 250 से ज्यादा वर्कर हो। रेस्ट रूम एंड लंच रूम्स हो अगर 150 से ज्यादा वर्कर हैं। क्रैचेस यानी बच्चों को रखने के लिए तो अगर 30 से ज्यादा महिला वर्कर्स हैं। एंड द लास्ट 500 से ज्यादा अगर वर्कर्स हैं तो वेलफेयर ऑफिसर का होना जरूरी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास में आता है वर्किंग आवर्स। एक दिन में कैसे वर्किंग आवर्स होंगे, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, तो देखो दो बातें समझना। वैसे तो नीचे प्रोविजन हमारे पास डिटेल में है, यहाँ पर वर्किंग आवर्स कैसे कितने आपको दिन में रखने हैं, दो बातें तो आप अच्छे से समझ लें। एक वीक में किसी भी व्यक्ति से आप 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते, और पर डे आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते, और सप्ताह में 6 दिन से ज्यादा, ये तीनों सब एक साथ लगनी है। यानी पूरे सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं होगा मैक्सिमम, जिसमें पर डे 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराना। ठीक है, मैक्सिमम 8 घंटे का काम कराना है आपको, उससे कम करा सकते हो, ज्यादा नहीं। और सप्ताह में 6 दिन यानी एक दिन की छुट्टी देना जरूरी है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। राइट, सो देखो वर्किंग आवर्स वीक में 48 दिन के 9 आवर्स। अब आप कहेंगे सर आपने तो अभी ये 8 घंटे बताए,
अरे भाई 9 8 घंटे इसलिए क्योंकि उसमें लंच का टाइम इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप लंच का टाइम भी इंक्लूड कर देंगे तो फिर मैक्सिमम 9 घंटे हैं। देखो, इंक्लूडिंग मशीन रेस्ट आवर्स दिस टाइम कैन बी एक्सटेंडेड। अब इसमें मशीन रेस्ट टाइम भी आ गया, वर्कर रेस्ट टाइम भी, आधे घंटे का लंच भी तो लोगे ना, या कभी कभी मशीन का टाइम भी इंक्लूडेड होता है इसके अंदर, तो उसको शामिल करते हुए, इसीलिए यहां समझो आप, अगर ये बिल्कुल लॉजिकल है, आप 8 घंटे काम करना है, काम 8 घंटे करना, तभी तो 8 घंटे काम करेगा। और मशीन फैक्ट्री 6 दिन काम करती है, तो कितने हुए, 48 हो गए ना, 8 into 6। लेकिन अब बंदा 8 घंटे काम तो लगातार नहीं कर सकता ना, उसको आधे घंटे का लंच भी चाहिए रहेगा, छोटा मोटा कोई 10 15 मिनट का ब्रेक भी देना पड़ेगा, दोज का। तो अगर मैं आधे घंटे का लंच ब्रेक निकालू और 15 15 मिनट के दो छोटे छोटे ब्रेक निकालू तो 1 घंटा वेस्ट हो गया। इसलिए 9 घंटे लिखा गया कि वर्किंग आवर्स 8 घंटे आने चाहिए। 9 घंटे काम करूंगा तो वर्किंग आवर्स 8 घंटे आएंगे, एक बात। दूसरी बात, रेस्ट आवर्स, इसमें मशीन के रेस्ट आवर्स भी शामिल है, कई बार मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है नॉल, तो वो भी। लेकिन अब इसमें एक लोचा है, कई मशीन ऐसी होती है जिनको बीच बीच में रोकना पड़ता है, जैसे 2 3 घंटे काम करा फिर 10 मिनट रोकना पड़ेगा, ठंडा हो जाए मशीन, फिर 2 3 घंटे काम करा फिर 10 मिनट रोकना पड़ेगा, 15 मिनट रोकना पड़ेगा, जितने मशीन की व्यवस्था है। अब इसके हिसाब से काम करें तो बंदा भाई, आपको उससे दिन में 8 घंटे काम करवाना है। अब आपकी मशीन हर 3 घंटे बाद बंद हो जाती है 15 मिनट के लिए, तो हर 3 3 घंटे बाद होगी, तो मतलब उसका तो बेचारे का 1 घंटा तो यही बर्बाद हो गया। यानी 8 घंटे काम करने के लिए उसको 9 घंटे काम करना है, और उसके अलावा फिर उसका आधे घंटे का लंच और ब्रेक। अब वो बेचारा यार, ऐसे तो कल को तुम्हारी मशीन हर 1 घंटे बाद बंद हो जाएगी 15 मिनट के लिए, तो फिर 8 घंटे में 15 मिनट के हिसाब से निकाल लूं तो बेचारे के 2 घंटे तो एक्स्ट्रा बर्बाद हो गए। यानी काम 8 घंटे करेगा, 10 घंटे, और फिर वो लंच अलग। तो हमने बोला कि अगर ऐसा है, अब जिन मशीनों में मजबूरी है, तो भी आप किसी वर्कर को दिन में 10.5 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकते। यानी मैक्सिमम फैक्ट्री में काम तो 8 ही घंटे कराओगे, 8 घंटे से ऊपर तो काम करा ही नहीं सकते। फैक्ट्री में भी आप उसको 10.5 घंटे से ज्यादा के लिए नहीं रोकोगे, राइट। मैक्सिमम आप 10 आवर्स 30 मिनट्स के लिए, या 10.5 मिनट्स के लिए आप उसे रोक सकते हो, उससे ज्यादा के लिए आप उसे नहीं रोक सकते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। मैं फिर दोबारा बता दूं, 10.5 आवर्स में वर्किंग आवर्स जो रहेंगे वो कितना रहना चाहिए, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स रहेंगे सिर्फ 8 घंटे। देयर मस्ट बी 1 डे लीव फॉर 1 वीक वर्किंग, एंड जनरली ऑन फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे को हम लोग रखते हैं, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। आफ्टर 5 आवर्स वर्किंग देयर मस्ट बी ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर। हर 1 घंटे 5 घंटे के वर्किंग के बाद आधे घंटे का ब्रेक देना जरूरी है, यानी आप लगातार काम नहीं करा सकते, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम आपको वर्किंग के टाइमिंग बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज, यदि आप किसी भी यंग पर्सन, जैसे मैंने ऊपर कहा था, यंग पर्सन का मतलब एडोलसेंट या चाइल्ड, यंग पर्सन को अगर आप काम पे रखते हैं तो उससे पहले सर्टिफाइड सर्जन से एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा आपको, फैक्ट्री लेकर आएगी। और वो सर्टिफाइड सर्जन कौन होता है, सर्टिफाइड सर्जन कोई भी हो सकता है, जनरली गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, कोई अलग से कुछ नहीं होता है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर काम करते हैं या एक्सपर्ट डॉक्टर, सरकार उनको डिक्लेयर कर देती है, आप सीधा उसके पास चले जाएं, वो उस यंग पर्सन का एग्जामिनेशन करेगा, और एग्जामिनेशन करके वो उसको सर्टिफाई कर देगा कि हाँ। अगर नहीं करेगा तो उसको लगता है नहीं है तो मना कर देगा, बदले में जो भी फीसें आपको देनी पड़ेंगी, क्योंकि चार्जेस तो लगेंगे ना यार, डॉक्टर को सरकार तो पैसा देती नहीं है, बस करा। तो ये आपको सर्टिफिकेट लेना है, ध्यान रहे सर्टिफिकेट 1 साल के लिए ही वैलिड है। इस सर्टिफिकेट को लेने में जो भी खर्चा होगा वो फैक्ट्री देगी, वो यंग पर्सन नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ बातें मैं आपको यंग पर्सन के बारे में जनरली बता देता हूं, जैसे नॉट अलाउड टू वर्क ऑन द डेंजरस मशीन विदाउट प्रॉपर सुपरविजन एंड ट्रेनिंग। आप यंग पर्सन से मशीनों पे काम नहीं करा सकते, और करवाएंगे भी तो उसका प्रॉपर सुपरविजन एंड ट्रेनिंग हो। ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम द सर्टिफाइड सर्जन, सर्टिफाइड सर्जन से ऊपर आपने पढ़ा। ही इज अलाउड टू वर्क मैक्सिमम फॉर 5 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 5 घंटे से ऊपर काम नहीं कराना है, वो भी आपको आधे घंटे का ब्रेक शामिल करते हुए। यानी एक्चुअल में तो उसके वर्किंग आवर्स 4.5 घंटे होने चाहिए, 4.5 घंटे बाद तो आपको 30 मिनट का ब्रेक देना ही पड़ेगा, पहले दे तो आती अच्छी बात। नॉट अलाउड टू वर्क ड्यूरिंग प्रोहिबिटेड टाइम्स, काम का जो टाइमिंग है उसके अलावा आप काम नहीं कराओगे। काम के टाइमिंग क्या रहेंगे देखें, एक छोटी सी चीज जो मैं ऊपर भी लिख चुका, एडल्ट शैल नॉट वर्क फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ डे, एंड 1 लीव शुड बी गिवन आफ्टर लाइक 6 days वर्किंग, एंड देयर शैल बी अ ब्रेक आफ्टर 5 आवर्स। नॉन वर्किंग आवर्स क्या है, देखो एडल्ट को रात को 10 से लेकर सुबह 5 के बीच में काम नहीं करा सकते। नॉट वर्किंग आवर्स बोला है, नॉट बोलो नॉन वर्किंग आवर्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है। रात को 10 से लेकर सुबह 5 के बीच में काम नहीं कराना है,
और अगर फीमेल इंप्लॉय है तो रात को 7 से लेकर सुबह 6 के बीच में काम नहीं कराना। याद रखना ये, यदि एडल्ट है तो रात को 10 से 5 के बीच में काम नहीं कराओगे, यानी 10 से 5। और अगर फीमेल इंप्लॉय तो शाम को 7 से सुबह 6 बजे तक काम नहीं कराओगे। फीमेल यंग पर्सन है, राइट, तो शाम को 7 से सुबह 8 बजे तक काम नहीं कराओगे। फीमेल यंग पर्सन रात को 7 से सुबह 8 बजे तक, यानी यंग फीमेल पर्सन को 2 घंटे एक्स्ट्रा है कि जो एडल्ट फीमेल है रात को 7 और सुबह 6। रात को 7 इसलिए क्योंकि अंधेरा हो जाता है, सुबह 6 बजे तक इसलिए क्योंकि उससे पहले उजाला नहीं होता। फीमेल छोटे बच्चे के केस में तो हमने 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम और दिया कि भैया सुबह 8 बजे से पहले नहीं बुलाना। मेल यंग पर्सन रात को 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक काम नहीं करेगा, यानी मेल में अगर एडल्ट है तो 10 से 5 काम नहीं कराना, मेल में यंग है तो 10 से 6 काम नहीं कराना। फीमेल में अगर एडल्ट है तो रात को 7 से सुबह 6 नहीं कराना। फीमेल अगर यंग पर्सन तो रात को 7 से 8 बजे तक काम नहीं कराना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पर डे वर्किंग शेल नॉट एक्सीड 9 आवर्स, मैं पढ़ा ही चुका। 9 को आप 10.5 घंटे तक लेके जा सकते हैं, लेकिन वो तब मशीन के ब्रेक डाउन। उसमें भी मैं चौथी बार रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, उसमें भी आप इस बात का ध्यान रखें कि वर्किंग के जो आवर्स है वो 8 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब आता है नंबर ऑफ लीव्स अलाउड। साल में देखो काम के दौरान लीव तो मिलती है और मिलनी ही चाहिए। वो 4 संडे मिल रहा है वो नहीं, वो तो ऑफिशियल हॉलीडेज होता है। या अगर आपकी फैक्ट्री सैटरडे संडे ऑफ रहती है तो ये जो आपको सैटरडे संडे की छुट्टी मिल रही है या संडे की छुट्टी मिल रही है इसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा लीव्स मिलती है, तो इसका रूल क्या है? इफ एम्प्लॉय हैज वर्क फॉर एटलीस्ट 240 डेज इन अ ईयर, ओनली देन ही और शी विल बी एंटाइटल्ड फॉर नंबर ऑफ लीव्स। अगर आपने साल में कम से कम 240 घंटे काम करा है तो आपको नंबर ऑफ लीव्स मिलेंगी। यहां ईयर का मतलब है जनवरी टू दिसंबर, लाइक 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में। तो यदि आपने कम से कम 240 दिन काम करा है जिस साल, उसी साल आपको लीव्स मिलेंगी, बाकी के साल में नहीं मिलेंगी। पहली बात तो ये हो गई अपनी छोटी सी कि अगर आपने 240 दिन से कम काम करा तो लीव्स ही नहीं मिलेंगी, एक चीज। अच्छा, मान लीजिए मैंने 240 दिन या उससे ज्यादा काम करा तो हर 20 दिन के बदले में आपको एक लीव मिलेगी। यानी आप 20 दिन काम कर लो, 1 दिन की छुट्टी। 20 दिन काम करा आपने, 40 दिन काम करा, 2 दिन की छुट्टी। ये एक्स्ट्रा मिलती है। छुट्टी का मतलब है इन छुट्टियों को जब आप लोगे तो उस दिन का पैसा नहीं काटेंगे। तो मान लो पूरे साल भर में आपने 260 दिन काम करा तो हम आपको 13 छुट्टियां दे देंगे जो आप अगले साल लोगे। इस साल अगर आपने 260 दिन काम करा तो हम आपको अगले साल 13 छुट्टी दे देंगे। जब वो अगले साल आप छुट्टी लोगे तो हम उसका पैसा नहीं काटेंगे। अगर राउंडिंग ऑफ में कुछ आता है तो जो भी नियरेस्ट वन है, यानी अगर मान लीजिए सिंपल तरीका है, जितने दिन आपने काम करा 20 से डिवाइड कर दो। आपने 255 डेज काम करा तो ये आएगा 12.75, तो 13 ही मानेंगे। आपने काम करा 245 दिन तो ये आएगा 12.25, तो हम 12 मानेंगे। इस तरीके से यंग पर्सन है तो उसको हर 15 दिन के बदले में एक छुट्टी मिलेगी। एडल्ट को मिलती है 20 दिन के बदले में एक छुट्टी और यंग पर्सन को मिलती है 15 दिन के बदले में एक छुट्टी, राइट। तो यंग को थोड़ी ज्यादा छुट्टी मिलती है। जहां पे कोई इंप्लॉय पूरे साल भर काम नहीं करा, जनरली सीजनल इंप्लॉयमेंट के केस में ऐसा होता है, ठीक है ना, कि अगर पूरे साल भर काम नहीं करा, या फिर ये जनरली तब होता है जब जैसे पहले और आखिरी साल में, जिस साल आपने ज्वाइन करा या जिस साल आपने छोड़ा तो उस साल पूरे साल काम नहीं करते। सो ऐसे केस में जितने भी दिन आप फैक्ट्री में एम्प्लॉयड रहे, आप आए नहीं, एम्प्लॉयड रहे, नौकरी में रहे, उसके अगर 2/3 नंबर ऑफ डेज भी अगर आप आए हो तो हम आपको छुट्टी देंगे। छुट्टी का रूल वही रहेगा, हर 20 दिन के बदले में एक, और अगर यंग है तो 15 दिन। जैसे मैं उदाहरण से समझाता हूं, यदि मान लीजिए पूरे 2000 आपने 15 मई 2022 को ज्वाइन करा, 15 मई 2022 को आपने ज्वाइन करा, अब आपकी नौकरी 15 मई 2022, 23 एंड ऑनवर्ड्स को दिक्कत ही नहीं है। 22 में आप पूरे साल भर नहीं थे, आप आए 15-22, तो 15 तारीख से अगर मैं देखूं 15 मई से 31 दिसंबर तक, तो कुल दिन होते हैं 230 दिन। यानी आप जॉब में कितने दिन रहे? 230 दिन। अब अगर 230 का 2/3 153 दिन भी अगर आप आए हो तो आपको छुट्टियां मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। मिलेगी कितनी? जितने दिन काम करा डिवाइड बाय 20। यानी हमने आपको बोला एटलीस्ट, अगर आपने काम 150 दिन करा एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी। आपने काम करा 180 दिन, राइट, या 175 दिन, तो छुट्टी मिलेगी ना। 175 डिवाइडेड बाय 20 कितना आएगा? ये आएगा 8.75, तो हम आपको 9 छुट्टी देंगे, राइट। जैसे हमने यहां पर पढ़ा कि पूरे साल भर में 2022 में 230 दिन ही जॉब में था, उसका 153 दिन आता है। इसने पूरे साल भर में कितने दिन काम करा? 195, तो इसको छुट्टी कितनी मिलेंगी? 195 डिवाइडेड बाय 20, राइट, 10 डेज की छुट्टी आपको मिलेगी। अगर इसने पूरे साल भर में 150 दिन ही काम करा होता ना, हम छुट्टी नहीं देते, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि नीचे हम कुछ आपको डेज बता रहे हैं। ये डेज को आपको, लाइक इसमें आपने काम नहीं करा लेकिन फिर भी इसको आप वर्किंग डेज में शामिल करोगे, मतलब हमको ये मानना है कि आपने इन दिनों में काम करा। ऐसा हम बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आपको ऐसा कि आपने इन डेज में काम करा? क्योंकि ये वो है जिनमें एम्प्लॉय की गलती नहीं। जैसे मैं आपको थर्ड वाले से पहले बताता हूँ, कोई फीमेल एम्प्लॉय है, शी इज ऑन मैटरनिटी लीव इन एनी ईयर, लाइक बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी,
तो हमने कहा था कि 12 वीक तक की जो लीव्स हैं वो अलाउड है मैक्सिमम, चाहे उन्होंने कितनी भी छुट्टी ली हो, ज्यादा ली होंगी ना तो भी 12 वीक मैक्सिमम है। उतने दिन हम लोग ये मानेंगे कि आप वर्किंग में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फीमेल एम्प्लॉय ने पूरे साल भर में किसी पर्टिकुलर ईयर में फॉर एग्जाम्पल 150 डेज ही काम करा, राइट, एंड शी वॉज ऑन लीव फॉर द रिमेनिंग पीरियड, तो हम उनकी जो वर्किंग डेज है वो 150 नहीं पकड़ेंगे, 150 प्लस जो 12 वीक्स, 12 वीक्स मतलब 84 डेज, so we'll take her working days as 150 plus 84 days, so 234, right? 160 का मान लेते हैं एक बार, that she worked for 160 days and she was on a maternity leave. अब for how many days she was on maternity leave, that is not important, we'll count it as 84, so 160 plus 84, right? 84 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 12 वीक है तो 7 डेज इंटू 12 84 हो गया, तो 160 प्लस 84 मतलब 144, तो एक 244 दिन। अभी हमारा तो रूल क्या था, 240 दिन वर्किंग होनी चाहिए, इनका 244 दिन है, लीव मिल जाएगा 244, 244 डिवाइडेड बाय 20, तो उसके हिसाब से 12 लीव्स आएंगी, उतनी मिलेंगी। सेकंड, अगर कोई भी सरकार का स्टैंडिंग ऑर्डर है, गवर्नमेंट के स्टैंडिंग ऑर्डर्स की वजह से कोई इंप्लॉय लीव पर है, तो कई बार गवर्नमेंट को है ना, जैसे कहीं पे कोई दुर्घटना घट गई या कहीं भी कोविड आया उसके टाइम पर हुआ, तो उन दिनों में भी आप ऑफिस नहीं आ रहे, बट बिकॉज गवर्नमेंट की गलती है, मतलब गवर्नमेंट ने बोला है, तो उस केस में भी आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, ये माना जाएगा आपने वर्किंग, मतलब हम लोग नंबर ऑफ लीव्स जब कैलकुलेट करेंगे तो इन दिनों को वर्किंग डे में शामिल करेंगे। लास्ट, अगर कोई भी इंप्लॉय पिछले साल उसकी लीव्स थी, लाइक उसको पिछले साल 15 लीव्स मिली, तो अब यार एंजॉय करेगा ना करंट ईयर के अंदर उन लीव्स को, तो 15 दिन की लीव्स आपने ली, तो 15 दिन हम यही मानेंगे आपने वर्किंग करी, मतलब हम ये नहीं मानेंगे कि आप लीव पे थे, वर्किंग करी, उसका पैसा भी मिलेगा और उसको वर्किंग डेज में भी, यानी अगर आपने 30 डेज काम करा एंड यू वाज ऑन लीव फॉर 3 डेज, तो विल काउंट योर वर्किंग डेज एज 245, तो 245 अगर वर्किंग डेज हैं तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपने 240 दिन की कंडीशन पूरी करी और आपको लीव्स मिलेंगे 245 डिवाइडेड बाय 20। अब ये जो लीव्स आपको मिलेंगी इनको यूटिलाइज कैसे करना है, देखिए बहुत सारे तरीके, सबसे अच्छा तरीका है एंजॉय द लीव, आप लीव्स को एंजॉय कर लीजिए। एंजॉय मतलब नेक्स्ट ईयर में आप उन लीव्स को ले लें, उन लीव्स को लेने के बाद में आप उनका पैसा मिलेगा आपको, डोंट वरी, लीव्स को एंजॉय करेगा मतलब लीव्स का पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है, लीव्स का पैसा मिलेगा आपको, और उनको वर्किंग डे में, मतलब ऐसे ही मानेंगे कि आप उस दिन आपने काम करा है, तो लीव्स का पैसा भी मिलेगा प्लस वो वर्किंग डे में भी काउंट होगा। लेकिन अगर आप लीव्स लेते हैं और अगर आपकी लीव्स 4 दिन या उससे ज्यादा की है, राइट, या तो 3 दिन से ज्यादा की है ऐसा बोलो, या तो 4 डेज या उससे ज्यादा की है ऐसा बोलो, तो उस केस में आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को। अगर आप नॉर्मल में अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 15 डेज बिफोर, और अगर आप किसी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में काम करते हो, लाइक वाटर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, या कुछ इस तरह का डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो वहां पर आपको ये जो लीव्स हैं ये लेने से पहले आपको 30 डेज पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और माइंड द वर्ड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, आप समझो 4 दिन से 4 दिन या उससे ज्यादा की लीव है, अगर 2 दिन का लीव लिया, 1 दिन का लिया, 3 दिन का लिया, तो ऐसा कुछ इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं। एक और मजेदार बात बताऊं क्या, ये जो लीव्स आप लोगे ना, अगर 4 दिन से ज्यादा का है तो उसका पैसा भी आप पहले लेके जा सकते हो। जैसे मान लो किसी आपने प्लान करा कि भैया अगले महीने में 10 दिन की लीव लूंगा, यानी 4 डेज से ज्यादा का हो गया, अभी आपने एम्प्लॉयर को बता भी दिया महीने भर पहले, 2 महीने पहले बता दिया कि सर 10 दिन के लिए मैं बाहर जाऊंगा घूमने फैमिली के साथ, ठीक है। अब होता ये, जैसे आप 3 फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 सितंबर से जा रहे हो 10 दिन के लिए, 3 सितंबर से 10 दिन, 13 सितंबर, तो आपको इन 10 डेज में आपने वर्किंग करी ऐसा मानेंगे, इसका पैसा भी मिलेगा आपको, और ये पैसा जो है ना 10 दिन का, ये आप पहले भी ले सकते हो, तब आप चाहो तो महीने के एंड में सैलरी आएगी उसके साथ ले लो, आप चाहो तो पहले भी ले सकते हो, ठीक है, वो भी अलाउड है। आगे है इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, विच ये मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसा होता है जहाँ पे एक्सेसिव लाइट होती है या पार्टिकल कंपोनेंट आपको मैन्युफैक्चर करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोविजन बना सकती है, कोई सेफ्टी शील्ड सामने रखने के लिए, कोई स्पेशलाइज्ड ग्लासेस वगैरह के लिए। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर एम्प्लॉय विच एम्प्लॉय यंग पर्सन ऑन एनी वर्क, जिसमें कोई डेंजर है या डेंजर नेचर का है, तो उसके अंदर 2-3 बातें थी जो मैंने आपको बताई थी। एक तो उस पर्सन को आप पहले ये बताएंगे कि भैया इस काम में रिस्क है, डेंजर है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। सेकंड, उसको उसकी प्रॉपरली ट्रेनिंग आपको देनी है, उस नेचर ऑफ वर्क के बारे में बताना है। थर्ड, उसका प्रॉपर सुपरविजन, लाइक उस अंडर द सुपरविजन ही वो काम करेगा, वो भी किसी एडल्ट के सुपरविजन में। एंड स्टेट गवर्नमेंट में प्रोवाइड फॉर द गाइडलाइंस फॉर वर्किंग ऑफ सच डेंजर। स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो प्रिस्क्राइब द लिस्ट, लेकिन नेचर ऑफ प्रोसेस, क्योंकि एम्प्लॉयर तो हो सकता है किसी डेंजरस नेचर के वर्क को भी डेंजरस ना माने, तो इधर हो सकता है कि एम्प्लॉय जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस तरह की कोई लिस्ट बना दे कि भैया ये इन इन प्रोसेसेस को और इन इन चीजों को हम लोग डेंजरस नेचर की कैटेगरी में काउंट करते हैं। प्रिकॉशंस और मेजर्स टू बी टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ फायर इन केस ऑफ फायर, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कुछ प्रोविजंस हमारे पास में थे। उसके बाद में अब कुछ एडिशनल प्रोविजंस हैं जो कि बेसिकली
ये प्रोविजंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिकली वो प्रोविजंस है जो एडमिनिस्ट्रेटिव की कैटेगरी में आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट जो इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। जनरली हर सिटी का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो वो होता है क्या नाम है कलेक्टर, वही इंस्पेक्टर होता है। अब इंस्पेक्टर के पास पावर्स क्या है, वो किसी भी प्रीमाइसेस में जा सकता है, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह को एग्जामिन कर सकता है, फैक्ट्री आर्टिकल्स वगैरह को देख सकता है। ही में कंडक्ट एन इंक्वायरी फॉर एनी एक्सीडेंट ऑफ डेंजरस नेचर, अगर कोई हुई है एक्सीडेंट वगैरह तो उसकी इंक्वायरी कर सकता है। दैट ऑल्सो अलाउड। सीज और टेक कॉपीज ऑफ द रजिस्टर्स रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, वो कॉपीज डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड्स वगैरह को ले सकता है। डायरेक्ट द ऑक्यूपायर ऑफ दैट फैक्ट्री दैट एनी प्रीमाइसेस पार्ट देयर ऑफ शैल बी, अगर किसी जगह कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो उस केस में वो वहाँ का जो भी सुपरवाइजर है मैनेजर है उसको इस बात के लिए बोल सकता है कि भैया आप इस पार्ट को अनलेफ्ट छोड़ोगे, अनडिस्टर्ब छोड़ोगे। टेक मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ्स एंड मेक सच रिकॉर्डिंग्स एज कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने हैं, फोटोग्राफ्स लेने हैं, कोई मेजरमेंट करना है, वो सब कर सकते हैं। सर्टिफाइड सर्जन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ सर्टिफाइड सर्जन के बारे में कि आपको सर्टिफाइड सर्जन से लेना है। स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी स्टेट में या सिटी के हिसाब से डॉक्टर्स को सर्टिफाइड सर्जन के रूप में डिक्लेयर कर देती है। सर्टिफाइड सर्जन को राइट, वो जो है सर्टिफाइड सर्जन किसी भी यंग पर्सन का इंस्पेक्शन करके जो भी फैक्ट्री वाला लाएगा पैसे वैसे वो सब फैक्ट्री वाले देंगे, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में एक है साइट अप्रेजल कमेटी, बहुत छोटा सा। अगर आपको इस तरह का फैक्ट्री खोल रहे हैं, इस तरह का कोई भी बिजनेस खोल रहे हैं जिसमें हजार्डियस प्रोसेस के होने की संभावना है, तो आप बकायदा स्टेट गवर्नमेंट को जब एप्लीकेशन लगाएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट अपने वहां से चीफ इंस्पेक्टर को या एक कमेटी बनाकर भेजेगी जो कि साइट अप्रेजल कमेटी कहलाती है। साइट अप्रेजल कमेटी में जो चीफ इंस्पेक्टर होता है वो चेयरमैन के तौर पर काम करता है। ये साइट अप्रेजल कमेटी जो क्या करेगी, ये देखेगी बकायदा जो है एग्जामिनेशन करेगी और 90 डेज में अपना रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट को देगी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट इसके बेसिस पर आपको फैक्ट्री को अप्रूवल देगी। कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर, कंपनी का जो ऑक्यूपायर है उसको प्रॉपरली पॉलिसी बनानी है फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स and disclose all the information regarding dangers including health hazards and measures to overcome such hazards, to exposure to handling of materials of substances of manufacturing and transportation। सब बताना पड़ेगा कि आपकी फैक्ट्री में क्या बनता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में क्या रिस्क है, स्टोरेज में क्या रिस्क है, सब्सटेंसेज में क्या रिस्क है, सब आपको डिस्क्लोज करना है। टू ड्रॉ अप एन ऑन साइट इमरजेंसी प्लान एंड डिटेल डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स, वो पूरा प्लान आपको बनाना है अपने वर्कर्स के लिए और आसपास की जो लोकेशन पे लोग रहते हैं उनके लिए भी। To lay down the measures for the handling, usages, transportation and storage of hazardous substances, किस तरीके से आप उनको ट्रांसपोर्टेशन करेंगे वो सब। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू हजार्डियस प्रोसेस, देखिए जो भी फैक्ट्री ऐसी जहाँ पे हजार्डियस प्रोसेस होता है वहाँ के जो एम्प्लॉयर है, जो ओनर है, की जिम्मेदारी है कि वो बकायदा जो है इसके लिए हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करे अपने एम्प्लॉयज के और बकायदा कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन को अपॉइंट करे जो इस तरह के हजार्डियस प्रोसेस को हैंडल करने का प्रॉपर क्वालिफिकेशन रखता हो। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में जैसे हजार्डियस प्रोसेस वगैरह है जो कि बहुत खतरनाक है, तो उनमें एक इंक्वायरी कमेटी वगैरह बनाकर हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट कर सकती है। राइट ऑफ द वर्कर्स टू नो अबाउट द इमिनेंट डेंजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम जिस प्रोसेस में काम कर रहे हैं वो हजार्डियस प्रोसेस है और उससे कोई ना कोई डेंजर है टू योर हेल्थ और टू योर लाइफ, तो दे शुड इन्फॉर्म टू द जो भी ओनर्स हैं, ऑक्यूपायर हैं, मैनेजर हैं, सुपरवाइजर है। एंड वो जो ओनर ऑक्यूपायर एंड मैनेजर है उसकी जिम्मेदारी कि इमीडिएटली इसके बारे में वो एक तो जो भी एक्शन लेना है उनको ले, जो भी इंचार्ज है उसको बताएंगे और एक्शन ले और जो है उसको अपॉइंट कर इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करे। पहली चीज, अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना ही है। यानी अगर मान लीजिए उस इंचार्ज को, ऑक्यूपायर को, जो भी वहां पे है, को नहीं लग रहा कि कोई डेंजर है, होता है कई बार वर्कर्स को लग रहा है लेकिन हमने उनको बताया नहीं ये सेफ है, ऐसा कुछ भी डेंजर नहीं है, और उनको फिर भी लग रहा है डेंजर, तो हम, लेकिन हमें नहीं लग रहा, तो भी आप इंस्पेक्टर को बताएंगे। नहीं, दोनों ही केस में आपको इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना है, आपको लगता है तो भी और नहीं लगता है तो भी, ये समझो। अच्छा, अब वहां से इंस्पेक्टर जो है वो डिसाइड करेगा कि ये जो वर्कर्स बोल रहे हैं वो इमिनेंट डेंजर है या नहीं। उसे लगता है तो वो फिर फैक्ट्री के उस ओनर को या इंचार्ज को इंस्ट्रक्शन देगा कि जो है भैया इसको कैसे दूर करे, और उसका डिसीजन फाइनल है। ओनर को लग रहा है, ऑक्यूपायर को लग रहा है, नहीं लग रहा है, उससे मतलब नहीं। कॉम्पनसेटरी हॉलीडेज ऑलरेडी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव मैंने आपको पहले बता दिया, 30 डेज से ज्यादा का लीव आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे किसी भी हालत में, ये याद रखिएगा। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर जो समझना है वो इंपॉर्टेंट बात है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद हम बीच में छोटी सी चीज छोड़कर आ गए हैं। सॉरी 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 सॉरी, ऊपर मैंने ये वाला पॉइंट बताना भूल गया आपको। हम लीड्स को एंजॉय कर सकते हैं, ये तो मैंने बताया, वापस से लेके चलूंगा। आप चाहे तो लीड्स को एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आप लीव्स को कैरी फॉरवर्ड कर लो, ये मैं पॉइंट आपको बताना भूल गया। लीव्स हम पढ़ते पढ़ते नीचे चले गए।
लीव्स को आप एंजॉय कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है, व्हाट आई रिकमेंड एवरीवन इज दैट आप लीव्स को एंजॉय कर लो, ले लो, पैसा मिलता है अगले साल, मतलब उनको वर्किंग में शामिल करेंगे तो एक तरीके से आपका छुट्टी मिल भी गई और आपका पैसा भी नहीं कटा। सेकंड है, आप छुट्टी भी नहीं ले रहे तो आप उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कई बार होता है ना, जैसे लीव्स अवेलेबल है 15, लेकिन मैं इस साल में 6 ले पाया, कोई बात नहीं, 15 में से 6 यानी 9 लीव्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी अगले साल। अगले साल ले सकते हो आप ऐसा, लेकिन आप मैक्सिमम 30 लीव्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ध्यान रखना, वरना लैप्स हो जाएंगे। यानी अगर आपके पास मान लीजिए इस साल 15 लीव्स थी, आपने एक भी नहीं ली, ठीक है, अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हुई, अगले साल आपको 15 लीव और मिली, आपने एक भी नहीं ली, 30 लीव्स हो गई। अब नेक्स्ट ईयर में आप 30 कैरी फॉरवर्ड करो, लेकिन उस थर्ड ईयर में भी आपकी 15 लीव्स हैं, आपने वो भी नहीं ली, तो फिर फोर्थ ईयर में 45 कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, 30 होंगी, 15 क्या होगा, लैप्स हो गया। तो इसलिए फिर मैं क्या करूँ, तो लीव ले लो। मान लो मुझे लीव नहीं लेना है, तो फिर उस केस में हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं, आप उसका एनकैशमेंट करा लो। एनकैशमेंट का मतलब है कि आप नौकरी में रहने के दौरान उन लीव्स को एनकैश करा लेते हो, पैसा ले लेते हो गवर्नमेंट से या अपने एम्प्लॉयर से, बट वो बेकार है, मालूम है क्यों? वो बेसिक सैलरी पे एनकैशमेंट होता है, राइट? और अगर आप मान लीजिए इनकैशमेंट भी नहीं करा पाए, मतलब लीव्स अवेलेबल थी, 30 से कम ही कैरी फॉरवर्ड हो रही थी, 30 से कम थी, आपने लीव ली भी नहीं और एनकैश भी नहीं कराया, तो उस केस में जिस दिन आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ोगे, रिटायरमेंट हो या चाहे वो रेजिग्नेशन हो, जो भी हो, तो वो लीव का ऑटोमेटिकली एनकैशमेंट हो जाएगा। यानी उस जिस दिन आपकी नौकरी जाएगी या आप नौकरी से जाओगे या आप छोड़ोगे, उस दिन एनकैशमेंट हो जाएगा, राइट? अच्छा, लीव कैरी फॉरवर्ड में बोला 30 डेज, यंग पर्सन है तो 40 लीव्स कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। और इन दोनों में एक कॉमन प्रोविजन है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको जना छुट्टी नहीं लेने दे रहा है, एम्प्लॉयर आपको रोक रहा है, तो ऐसे केस में आप कितनी भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, देयर इज नो प्रोविजन, राइट, नो रेस्ट्रिक्शन, सॉरी। यानी अगर आपका एम्प्लॉयर आपको छुट्टी लेने से रोक रहा है, तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड एनी नंबर ऑफ द लीव्स, दैट इज अलाउड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में है अवेलिंग ऑफ द लीव, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आप आराम से लीव ले लो, 15 दिन पहले इन्फॉर्म करना, 30 डेज पहले। एडवांस पेमेंट वाला भी मैंने आपको बता दिया, आपने अगर 4 दिन से ज्यादा की लीव ली है या 4 दिन की लीव ली है तो एडवांस पेमेंट अलाउड है। आप बोल के लेके जाओ सर 10 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ, ऑलरेडी मेरी लीव्स पड़ी है, तो 10 दिन की छुट्टी का पैसा नहीं कटेगा, बल्कि इनकी वेजेस आपको पहले ही मिल जाएगी, आप चाहो तो ले सकते हो। एनकैशमेंट ऑफ लीव ऑलरेडी बता दिया कि आप लीव का एनकैशमेंट करा सकते हो, ड्यूरिंग द जॉब करा सकते हो, अगर आप रिटायरमेंट वगैरह है, डेथ वगैरह है, तो उस केस में फिर आपके जो भी, या तो आप ही को मिल जाएगा या आपके जो भी लीगल ईयर्स हैं उनको मिलेगा। अच्छा, ये जो पेमेंट करना है, हमने आपको बोला लीव के एनकैशमेंट का पेमेंट, ये जिस दिन आप जॉब छोड़ोगे उसके 2 दिनों के अंदर अंदर है, सेकंड वर्किंग डे में आपको करना है। लेकिन अगर कोई इंप्लॉय को लाइक उसने जॉब से निकाला गया है, ठीक है ना, वो भी ये उस वाले केस में जब आपको जॉब से निकाला गया है या आपने लीव जॉब छोड़ा है एंड एक्सेट्रा, तो उस केस में, ठीक है ना, तो आपको ये जो है ना, देखो, सच पेमेंट शैल बी मेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ सेकंड वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिसमिस डिस्चार्ज। लेकिन अगर वर्कर को उसका टेन्योर खत्म हो गया, रिटायरमेंट हो रहा है, सुपर एन्युएशन, या उसका सुपर एन्युएशन का मतलब होता है जिस दिन आपका वो एज आएगा जिस पर आपको अपना काम से हटना है, 58 साल 60 साल सुपर, जिसको आप लोग कॉमनली रिटायरमेंट बोलते हो ना, वो रिटायरमेंट नहीं होता, वो सुपर एन्युएशन हम लोग गलत बोलते हैं। सुपर एन्युएशन का मतलब है जो एज फिक्स की गई आपके अपॉइंटमेंट में, टर्म्स ऑफ कंडीशन में, उस दिन जब आप अपनी जॉब से हटते हो, सुपर एन्युएशन बोलते हैं। तो डेथ या सुपर एन्युएशन अगर होता है तो फिर उस केस में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उस केस में 2 महीने बाद, क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर, फिर 2 दिन भी नहीं, एक्चुअली उसमें क्या ना, कैलकुलेट करना पड़ता है बैक से, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसमें 2 महीने का। बाकी कोई केस है, रेजिग्नेशन है, रिजाइन है, या आपको रिमूव किया गया है, 2 दिन में आपको पैसा मिलेगा। दैट वाज ऑल अबाउट द फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है। नया एक्ट लेंगे इसके बाद में नए क्लास के अंदर, बच